अच्छा, बहुत बार ना ऐसा भी हुआ है कि समस्या तो बहुत पहले से किसी ने की है, यानी क्रिया पड़ी है, आप पर कोई काला जादू किया है, लेकिन उसका असर धीरे धीरे करके बहुत समय बाद हुआ। अब ऐसे में एक गलती हो जाती है इंसान से, कभी ऐसी जगह जाना जो कि श्रापित है, जो जगह गलत है जाना, बट आप उस जगह इत्तेफाक से पहुंच जाते हो। और कभी कभी वो शक्तियां आपको उस तरफ आने पर मजबूर कर देती हैं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। आज का जो है ये विशाल, राहुल और स्वाति वाला है। इसके अंदर स्वाति सबसे छोटी बहना है और विशाल सबसे बड़ा भाई और मझला बेटा है राहुल। इनके माता पिता को बहुत ज़बरदस्त तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। मकान मालिक आता था, बहुत उल्टी सीधी बातें बोलता था। और देखिए, किराया जो आपको बढ़ाना होता है, मैं जो मानता हूँ, एक 11-12 महीने का जो एग्रीमेंट होता है उसके बाद ही तो बढ़ाया जाता है, 100, 500, 1000, जो भी आपका डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर महीने आप 500, 1000 बढ़ाते चले जाओ। अब मिडिल क्लास फैमिली जो कि रेंट पर रह रही है, वो कितना एडजस्ट करेगी। यहाँ सिर्फ विशाल जॉब कर रहा है, मतलब माता पिता नहीं जॉब कर रहे हैं, रिटायर हैं वो, और राहुल जो है वो जॉब की तलाश कर रहा है, और स्वाति तो अभी छोटी है, स्वाति का फर्स्ट ईयर है। विशाल ने शादी भी इसी वजह से नहीं करी कि एक जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, मतलब जिनसे वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, शादी उन्हीं से होनी है, सबको पता है। लेकिन विशाल ने अपनी होने वाली जो वाइफ है उनसे समय मांगा है कि मुझे अपना घर बनाने के लिए 2 साल का समय चाहिए, बस इतने समय में तुमको एडजस्ट करना है। उसने भी और उसकी फैमिली ने भी इसकी बात को सपोर्ट किया। अभी इन तीनों पर रहिएगा, विशाल, राहुल और स्वाति। कहानी पसंद आती है तो नीचे बटन लगवा रखे हमने मौसा से बात करके। यूट्यूब मेरे मौसा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। हाँ, विशाल उस वक्त घर पर ही था, इतवार का समय था। राहुल, स्वाति बाहर किसी समय, मतलब उस वक्त ब्रेड बटर वगैरह लेने गए थे। मकान मालिक ने आकर फिर से उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। विशाल ने कहा कि एक मिनट अंकल जी, अभी पिछले महीने ही तो आपने 700-800 रुपये बढ़ा दिए थे, अब आप 1200 रुपये बढ़ा रहे हो, ये क्या तरीका है? और आप मम्मी पापा से बात कैसे कर रहे हो? उन्होंने कहा भैया फिर ऐसा अगर परेशानी है ना तो मकान खरीद ले। उसने कहा देखिए, व्यवस्था अभी हमारी खरीदने की तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ समय में इसको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो कोशिश ही करता रहेगा या खरीदेगा भी? भाई अगर तेरे को परेशानी है तो मकान छोड़ दे। उसने कहा कि ठीक है जी, हम 1-2 दिन के अंदर ही आपका मकान खाली कर देंगे, लेकिन अब 1200 रुपये तो नहीं पड़ेगा। और अभी तो आपको रेंट दिया है, अभी तो पूरा महीना हुआ भी नहीं है, आप बीच में ही आ गए 10-12 दिन बाद और कहते हो कि अगले महीने से रेंट बढ़ जाएगा। ये क्या तरीका है? तो विशाल के मम्मी पापा को बोला कि तुम्हारे बेटे में बात करने का ना तुम तमीज़ सिखाना भूल गए। भाई क्या गलत बोल रहा है? कौन सा बेटा है अपने माँ बाप के लिए ऐसा सुन लेगा? ठीक है, आपके अगर मकान पे रेंट पे हैं, उसके बाद ये सब क्या मतलब है? आपको किराया चाहिए वो मिल जाएगा। आपके मकान में कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, आपके मकान में कुछ उल जलूल हरकत नहीं कर रहे। लेकिन वही है ना, लालच के सींग कब बड़े हो जाएं क्या पता। और ऐसे ही इस मकान मालिक के सींग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। विशाल अब इसे भेज तो चुका और बोल भी दिया कि 2 दिन के अंदर हम मकान शिफ्ट करेंगे, लेकिन भैया जाएं तो जाएं कहाँ? अभी दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं, और कहीं भी जाओगे तो वहाँ के लिए पैसे चाहिए होंगे ना। विशाल सबसे पहले अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है। उसने कहा कि भाई मकान की व्यवस्था करने के लिए कुछ दिन का समय तो दे, 2-4-10 दिन में देखता हूँ। उसने कहा भाई मुझे नहीं समझ आ रहा, जैसा करना है, जो करना है तुरंत से तेज़ करना है। उसने कहा कि ठीक है, फिर मैं ग्रुप में अपने दोस्तों में सभी में मतलब मैसेज करके लोगों से पूछता हूँ, किसी की नज़र में कोई होगा तो बताएंगे। तभी राहुल, स्वाति आते हैं, उन्हें सारी बातें बताई जाती हैं। भाई इतने भी छोटे नहीं हो कि तुम्हें पता ना पड़े कि घर में क्या समस्या चल रही है। विशाल ने, राहुल ने और स्वाति ने डिसीजन लिया कि 2 दिन के अंदर, आज पूरे दिन संडे जो मिला हमें, इसमें और कल मकान तो ढूंढना है। इन्होंने मकान ढूंढना शुरू कर दिया। स्वाति ने अपने फ्रेंड सर्कल में पूछा, राहुल ने पूछा। मम्मा पापा ना बहुत ज़्यादा सीधे हैं, वो जवाब नहीं दे पाए, लेकिन यहाँ विशाल को और राहुल को और स्वाति को सपोर्ट करते हैं कि जैसा भी जो भी मिले, बड़ा छोटा मकान बस देख लो। विशाल, राहुल ने अपना मोटरसाइकिल उठाया और इस जगह से थोड़ा सा दूर जाकर देखने लग गए। अब यहाँ विशाल और राहुल एक नई जगह पर पहुँचे। अब यहाँ जब किसी को जानते नहीं तो भैया डीलर है ना, वो सपोर्ट करेगा, वो बताएगा, बीच में जो लेगा अपने पैसे ले लेगा, लेकिन हमें मकान यही दिखा सकता है। अब नई जगह पे हर घर पे तो जाके पूछेंगे नहीं कि मकान है क्या कोई किराए के लिए। उस डीलर ने कहा कि ठीक है, हम आपको एक मकान तो दिखा देंगे, लेकिन उसकी रंगाई पुताई अभी होनी बाकी है और थोड़ा सा काम भी पेंडिंग है, एक कमरा बनता हुआ अधूरा सा है, अगर आपको समझ आता है। उसने कहा जब वो पूरा हो जाएगा तब देख लेंगे, और क्या।
उसने कहा नहीं नहीं, मकान मालिक अब उसे आगे का बना ही नहीं रहा है, मतलब मकान आधा छोड़ दिया है। हाँ देख लो, एक जगह तो पत्थर वगैरह लग गया है, मकान में प्लास्टर कुछ जगह है कुछ जगह नहीं है। उसने कहा कि भाई साहब ऐसा मकान दिखाओ ना जो बना हुआ हो। ठीक है, अब आपने नंबर लिखवा दिया है, कोई होगा तो बता दूंगा। नहीं अभी जो आप बता रहे हो ये तो आप कल सामान ले आओ। राहुल ने कहा कि भाई एक बार देख लेते हैं, मकान को थोड़ा सा हम साफ कर लेंगे, पर्दे वगैरह लगा देंगे दीवारों पे, और क्या। विशाल और राहुल इस प्रॉपर्टी डीलर के साथ देखने चले गए। मकान का दरवाज़ा जैसे ही खोला, भाई साहब इतनी बदबू, इतनी गंदगी। उसने कहा कि यार आप इस मकान में लास्ट कब आए थे? तो इस डीलर ने कहा कि देखिए जी, आपको मकान समझ आता है ले लो, नहीं समझ आता रहने दो, ये मेरे से ज़्यादा बातें मत करो। उसने कहा कि लेकिन इसकी साफ़ सफाई। उसने कहा चलो ठीक है, एक बात, इसमें 1000 2000 3000 या 10,000 भी लगेंगे तो साफ़ सफाई करा के मैं आपको इसके लिए मतलब रहने लायक बना दूंगा। उसने कहा कि फिर ठीक है, तो कब आ सकते हैं? आप आज आ जाओ। नहीं सफाई वगैरह में एक काम करो, आप मुझे 2 दिन का समय दो, 2 दिन में इस जगह को एकदम चकाचक बना दूंगा और रहने लायक हो जाएगी। बस थोड़ा दीवारों पे जैसे तुम्हारे छोटे भाई ने बताया है कि पर्दे वगैरह लगा लेंगे, तो अपने आप देख लेना, पर्दे भी लगा लेंगे। भाई साहब हम किसी दिन छुट्टी होगी तो पेंट वगैरह भी खुद कर लेंगे, अगर आपको आपत्ति ना हो। कुछ जगह ना प्लास्टर वगैरह भी होना बाकी था, कुछ जगह पुट्टी वगैरह खिंची हुई थी, प्लेन हो गया था और बस पुताई रह गई थी। पता नहीं कैसा आधा कच्चा पक्का सा मकान था। राजी हो गए जी। उन्होंने कहा कि आप एडवांस दे जाओ। नहीं भाई साहब पहले से सफाई तो करा लो। अच्छा मैं सफाई करा लूँ, उसके बाद पता लगा मकान मालिक ने कहा कि पैसे नहीं दे रहा मैं इसकी सफाई के, और तुम आए नहीं तो मैं अपनी जेब से क्यों लगाऊं। राहुल ने कहा कि ठीक है, मेरे पास अभी 2000 रुपये हैं भैया, 2000 रुपये दे जाएं? हाँ हाँ दे दो। अब इन्होंने 2000 रुपये तो दे दिए, लेकिन विशाल ने कहा कि अब एक बार पूरा मकान देख तो ले, क्योंकि बाहर से खड़े खड़े देख रहे हैं, बाहर वाले कमरे पे खड़े हैं, गंदगी देखी, अब यहीं रुक गए। अब विशाल और राहुल पूरे मकान को देखने लग गए। इस मकान में नीचे के 3-4 कमरे बने हुए थे, एक बहुत बड़ा वॉशरूम था, साफ सुथरा सा, मतलब गंदगी तो है नीचे वैसे, लेकिन बना हुआ था, कंप्लीट था। एक लास्ट में एक स्टोर टाइप का बना हुआ था, अलमारी टाइप का, उसमें सामान रख सकते हो आप। एक ऊपर बना था जो पूरा कच्चा पक्का था, उस पर उन्होंने टीन लगा रखी थी, समझ रहे हो। एक तो होता है लेंटर लग जाता है, आपने सीमेंट का पत्थर का बना दिया, लेंटर लग गया। बहुत से लोग ऊपर वाले कमरे में, जो कि कभी कभी इस्तेमाल होगा, जिसमें रजाई गद्दे रखने होते हैं, उसमें टीन शेड डलवा देते हैं कि यहाँ पे हमें रहना ही नहीं है, आना ही नहीं है। तो बड़े कमरे पे वहाँ एक टीन शेड लगा हुआ था। पूरा मकान देख कर आ गए नीचे। तो राहुल ने विशाल से कहा कि भैया मेरे को एक बात नहीं समझ आई। क्या? वो जो ऊपर टीन शेड वाला कमरा है उसमें कुछ अजीब सी बदबू नहीं थी? उसने कहा हमें कौन सा रहना है, हम सभी लोग, मतलब मैं, तू, स्वाति, मम्मी पापा सब यहीं रहेंगे नीचे वाले घर में ही। ऊपर जाने ही क्या है, सामान हम पे जो होगा एक्स्ट्रा वो वहाँ रख देंगे। अब यहाँ विशाल राहुल घर पहुँचते हैं, माता पिता को सारी बातें बताते हैं। स्वाति भी कहती है कि भैया ये बात तो गलत है, आप दोनों मकान देखा है, डिसाइड करा है, मुझे तो दिखाया नहीं। उसने कहा कि ठीक है, और अभी वो साफ़ सफाई कराएगा, उसके बाद कल सुबह हम मकान देखने चलेंगे। मम्मी पापा के दिमाग में एक रिलीफ आ गया कि अब उसकी हमें इतनी चेंचे पैपे नहीं सुननी पड़ेगी। राहुल ने कहा कि भैया एक गलती हो गई। क्या? अरे हमने उससे मकान मालिक का फ़ोन नंबर वगैरह तो लिया ही नहीं, पेमेंट कैसे करेंगे? और किराया जो उसने बताया इस वाले मकान से 2-2.5 हज़ार रुपये कम है, लेकिन पैसे जिसको देने हैं उससे तो मिल लेते। मैं डीलर का नंबर लाया हूँ। उसने फ़ोन करा डीलर को कि भाई साहब वो जिनका मकान है उनका नंबर दे देना। क्यों भाई साहब, आपको उनसे क्यों बात करनी है? अरे हम किराया वगैरह जो देंगे, आपने मुझे देना है किराया, ठीक है, और उसकी हर महीने की बिल जो भी कागज़ रसीद वगैरह वो मैं ही काटूंगा। और एक नहीं है, मेरे पास ऐसे 10-15 मकान हैं जो कि लोगों ने मेरे भरोसे दे रखे हैं। मैं आज से काम नहीं कर रहा, भरोसा करो या रहने दो। बोलो, मैं तो अभी साफ़ सफाई शुरू कराने वाला था। नहीं 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 भाई साहब, आप सफाई कराइए। नहीं नहीं, आप अपने 2000 रुपये ले जाओ ना। अरे भाई साहब आप गुस्सा मत होइए, चलिए ठीक है, हम आपको ही किराया दे देंगे, हमें तो किराया देने से मतलब है। एक बार क्या उनसे बात हो सकती है? उसने कहा भाई तू आकर अपना किराया ले जा। अच्छा आप गुस्सा मत होइए, सॉरी, मैं अब आपको इस विषय में कोई बात नहीं करूँगा, छोड़ दो भाई। अब यहाँ पापा ने जब ये बातें सुनी कि कौन सा एरिया है, तो इन्होंने बताया कि हमारे दफ्तर में एक हमारा दोस्त हुआ करता था, वो उधर ही रहता है और शायद रिटायरमेंट के बाद वो कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग ही कर रहा है।
एक बार उसको फ़ोन कर, नंबर दिया तो विशाल ने फ़ोन किया। अंकल नमस्कार, मैं ऐसे ऐसे विशाल, और अपने पापा के बारे में बताया सब कुछ। वो पहचान गए। हाँ बेटा बोलना। वहाँ पे एक प्रॉपर्टी डीलर है इस नाम का। हाँ हाँ हाँ, जानता हूँ जानता हूँ। कैसा है? उन्होंने कहा ठीक है, बस उसकी तो बेचारे की किस्मत ही ख़राब चल रही है। एक मिनट, मतलब? अरे बहुत मेहनत से उसने, मतलब पैसे जोड़ जाड़ के और एक मकान बनाया, और उसके बाद उसके घर में इतनी परेशानियां हुई हैं, कोई बला लग गई उसके साथ, पता नहीं, ऐसा सुना है। अरे लेकिन मैं तो आपको किसी और वजह से फ़ोन किया था, हमें नहीं पता वो इतने परेशान है भाई साहब। अब क्या करें, किसके साथ क्या चीज़ है? बोल बेटा, तुझे क्या पूछना था? एक मकान है वहाँ, बस उसके बारे में पूछना था कि मकान मालिक कौन है, आप क्या जानते हो? उन्होंने कहा अच्छा, वो जो कोने का मकान है और आधा कच्चा सा बना हुआ है, 4 कमरे वाला नीचे का। जी जी जी। तो तुम देख के आए मकान? जी अंकल। और ऊपर का मकान, कमरा जो है उस पर टीन शेड वगैरह? उन्होंने कहा वही तो है उस डीलर का मकान। अब यहाँ इन दोनों के हाथ पैर फूल गए। स्पीकर पे बात हो रही, विशाल राहुल कहते हैं कि यार उसने तो हमें आइडिया ही नहीं लगने दिया कि ये मकान उसी का है। अंकल आप सही कह रहे हो। उन्होंने कहा बेटा हमारा भी काम यही है, और एक डीलर दूसरे को तो जानता ही है। उसके घर में तो बहुत परेशानी हुई उस घर में। एक मिनट, तुम लोग क्या वहाँ शिफ्ट होने वाले हो? हाँ अंकल, और हमने मतलब कुछ डिपॉजिट भी दे दिया है, 2000 रुपये। पैसे मुझसे ले जाना, ठीक है? और मैं उससे बात करूँगा, कम से कम अपने लोगों को तो छोड़ दे। वहाँ पर 4 फैमिली आ चुकी है, पता है उनके साथ क्या हुआ है। पहली फैमिली के साथ तो ऐसी दुर्घटना हुई है ना, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तुम एक काम करो, भाई साहब से बात कराओ। विशाल के पापा से बात हुई कि भाई साहब अगर ऐसी ज़रूरत थी तो मुझे फ़ोन करते ना। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? नहीं, बच्चों से हो गई गलती, मैं उस डीलर से बात करके पैसे वापस करवाता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोलना। अब इस विशाल ने डीलर को दोबारा फ़ोन किया। उसने कहा कि भाई साहब आपने बताया नहीं कि मकान आपका ही है। उसने कहा कि जी मेरी ऐसी किस्मत कहाँ जो इतना बड़ा मकान बनाऊँ। कौन आपको बहका रहा है? कह रहे बहकाने वाली बात नहीं है, एक हमारे जानकार हैं, उन्होंने बताया कि मकान आपका ही है, और आप ऐसे मकान में हमारे को दे रहे हो जिसमें भूत प्रेत है साहब। उन्होंने कहा एक मिनट, आपको मकान लेना है लो, नहीं लेना मत लो, लेकिन उस मकान को मेरा मत बताओ। मेरा होता तो मैं यहाँ क्या प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा होता, इतने आलीशान मकान में अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता। अब ये बात बड़ी कंफ्यूज कर गई कि भाई सच कौन बोल रहा है? ये डीलर सच बोल रहा है कि वो वाला डीलर सच बोल रहा है जो पापा का दोस्त है? पापा ने कहा कि यार ये जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है इसका मतलब ये मकान इसका नहीं है, मेरे दोस्त ने ऐसा क्यों बोला? एक काम कर बेटा, हम सबको भी वो सुबह पहले मकान देखा, ठीक है पापा? अब देखिए, यहाँ इन्होंने कोई वहाँ पर चीज़ खाई थी? नहीं। इन्होंने किसी चीज़ पे वहाँ पैर रख दिया था? नहीं। कोई टोटके पे पैर रखा था? नहीं। तो इनके साथ कोई चीज़ वहाँ से आएगी थोड़ी ना। ये गलत हो गया। आप स्केरी जगह पर गए, आपने वहाँ कुछ खाया नहीं खाया, आपने कुछ वहाँ किसी टोटके पे पैर रखा नहीं रखा, डजेंट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस। एंटिटीज़ के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आना है तो आ सकती है, और ये आई। रात के 11-12 बजे के आसपास स्वाति रसोई में बैठे ज़मीन पर थाली हाथ में थी, खाना खा रही थी। इसमें कोई परेशानी थोड़ी ना है भाई, रात में कभी कभी भूख लगती है। विशाल ने देखा, विशाल ने राहुल को उठाया। एक मिनट, स्वाति क्या कर रही है? उसने भी उठकर देखा, भैया रसोई में बैठी है, कुछ खा रही है। विशाल ने कहा खा क्या रही है? प्लेट में कुछ है ही नहीं। स्वाति, जैसे ही स्वाति को बोला ना, स्वाति ने इनकी तरफ जब देखा तो इसकी आंखें, मतलब जैसे आंखों में पुतलियां ना हो, इस तरह की सी लगी। विशाल एकदम सुन्न पड़ गया। राहुल तेजी से मम्मी पापा को आवाज देता है, एकदम उठते हैं। हाँ बेटा सब ठीक है? एक मिनट, रसोई में देखना जरा। मम्मी उठकर आई और उन्होंने रसोई में देखा, वो जमीन पर बैठी हुई है, प्लेट साइड में रखी हुई है, और प्लेट को देखकर ऐसा लग रहा है, वो होती है ना स्टील की प्लेट, कुछ ऐसी प्लेट थी कि हाँ इसमें कुछ था और खाया है। इनकी शुरुआत से आदत है ये रात को झूठे बर्तन
ये बहुत से लोग हैं खाना खा लेते हैं कि सुबह दीदी आएंगी वो साफ कर देंगी, है ना? ये काम अब भी कर रहे हो? खाना खाने के बाद प्लेट को वो जो किचन की सिंक होती है, वॉश बेसन कहो क्या कहो मुझे नहीं पता, उसमें बर्तन छोड़ दिए। सुबह आएंगी ना दीदी, इसी काम को तो हैं वो, घर की साफ सफाई चौका बर्तन। तो ये हम क्यों करेंगे? हमने खा लिया, हमारा काम खत्म, है ना? किसी दिन कुछ, खैर मैं उस तरफ जाऊंगा तो फिर बहुत सारी बातें कर देता हूँ, लेकिन बोलूंगा नहीं तो मेरे मन में नहीं, मेरे पेट में गुदगुदी होती रहेगी। क्यों नहीं बताई? आप तो सब मेरे अपने हो। देखो, खाना खाने के बाद आप जब रसोई में बर्तन रखने जाते हो तो वो जो सब्जी आपकी एक्स्ट्रा बच गई है उसे जैसे भी इधर उधर करते हो, डस्टबिन में या कहीं भी जैसे भी, या पॉलीथीन में, बैग में, किसी बर्तन में करते हो, सुबह किसी गाय को देते हो या किसी को, जैसे भी आप उसे मैनेज करते हो करो, हैं? वो जो प्लेट है उसे पानी में निकालने में कितनी देर लगती है? साफ़ सफाई उसकी दीदी से करा लो ना, जो सुबह आएंगी उनसे करा लो। लेकिन जो वॉश बेसन में, जो आप सिंक में बर्तन रख रहे हो, उसमें रोटी सब्जी जो भी आपने खाया है वो लगा नहीं हो। थोड़ा ध्यान रखो। बाकी बाकी मर्जी आपकी। आवाज़ें सुन रहे हो हैं? कोयल और पता नहीं कौन कौन आज मेरी वीडियो में अपना वॉइस ओवर कर रहा है, बट आपसे मैं शुरुआत में ही माफ़ी मांग चुका हूँ। अब माँ ने जब स्वाति को देखा तो उसने प्लेट एकदम साइड में रख दी और माँ को देखकर थोड़ा सा डरने लग गई, घबरा रही थी। माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ और यहाँ क्यों बैठी है? भूख लग रही है तो मुझे बोलती ना, मैं खाना गर्म कर देती, खड़ी हो। अब वो चुपचाप खड़ी हुई और जैसे ही विशाल और राहुल की तरफ वो आ रही थी, तीनों बहन भाई एक ही कमरे में सोते थे, तो विशाल राहुल कहते हैं कि मम्मी हमने कुछ अजीब सा नोटिस करा है। क्या हुआ बेटा? इसकी प्लेट में ना कुछ भी नहीं था और ये ऐसे बैठ के खा रही थी। स्वाति कहती है कि भैया मैं नहीं खा रही थी, वो जो औरत है वो खा रही थी, मैं तो बस उसके पास बैठी थी। मम्मी ने जैसे ही उसे बेड पे बिठाया फिर उसे देखकर पूछते हैं कि कौन थी तेरे साथ? औरत बैठी थी मतलब? हाँ। और मम्मी उसने बताया जिस मकान में हम जा रहे हैं ना, जब उस मकान की बनाई चल रही थी, मतलब कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो उसमें दब के मरी थी। ए क्या बेकार की बात कर रही है तू? हाँ वो खड़ी सामने, पूछ लो, आप पूछ लो। विशाल राहुल के हाथ पैर फूल गए। क्या क्या बोल रही है तू? हाँ मतलब ये सभी को पता है, वहाँ जो लोग रहते हैं ना उन्होंने भी देखा था। ये एक मंजिल ना पहले जब ये बनाया था, जो कच्चा पक्का सा मकान, कमरा नहीं ऊपर, वो जिस पे टीन लग रही है भैया, हाँ उसके नीचे वाला जो कमरा है, ये वहीं पर बैठी थी, कुछ खाना वगैरह खा रही थी जिस वक्त ये मतलब मर गई। ये तो क्या कह रही है? वहाँ के लोगों को पता है? हाँ आसपास के लोगों को पता है, लेंटर गिर गया था और ये मिली ही नहीं थी, कुछ इस तरह का मलबा दब गया था। अरे ऐसे कोई 10 मंजिल इमारत गिर गई थी क्या जो मलबे के अंदर वो मिली नहीं? कैसी बातें कर रही है? हाँ ये सब लोगों को बहुत चिंता लगी थी, इसका पति भी आ गया था, खूब ढूंढा गया, लेकिन इसने अभी बताया कि मैं मलबे के अंदर ही थी, जो पत्थर वगैरह सारे हटाए गए, ये एकदम कुचल गई थी। क्या बोल रही है? बस शांत हो जा। स्वाति कहानी बना रही है क्या? नहीं भैया मैं कहानी नहीं बना रही, ये सामने खड़ी हैं और इनको बहुत तेज भूख लग रही थी तो मैंने सोचा खाना खा लें। राहुल ने कहा कि अच्छा यहाँ खड़ी है, उसे भूख लग रही थी, तू खाना परोस रही थी, तो वहाँ बैठी क्यों थी? अरे भैया अगर कोई खाना खा रहा है तो उसके पास या तो खड़े रहो या बैठ जाओ, है ना? उसे कोई चीज़ चाहिए होगी तो लाकर दे दूंगी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक काम करना, तुझे कोई चीज़ चाहिए तो ये लाकर दे देगी, इससे बोल ना एक प्लेट में ज़रा रोटी सब्जी करके लाकर तुझे परोस दे। इसने इतना बोला है, स्वाति ने उस तरफ देखा जिस तरफ उसे वो औरत दिख रही है, और एकदम ही इनकी रसोई में प्लेट हिलने की आवाज़ आई। पूरे घर के हाथ पैर फूल गए। स्वाति एकदम रसोई की तरफ कहती है देखकर, नहीं नहीं दीदी मेरे को कुछ नहीं खाना। विशाल ने कहा एक मिनट स्वाति, कर क्या रही है तू? मैं क्या कर रही हूँ भैया? राहुल बोलता है कि भैया एक काम करेंगे, सुबह जाके अपना किराया वापस ले आएंगे और हमारे को उस मकान में नहीं रहना, कहीं और रह लेंगे, महंगा देख लेंगे, लेकिन अब उस मकान में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। विशाल ने कहा कि बिल्कुल नहीं जाना, लेकिन जो स्वाति के साथ हो रहा है ये क्या करें मम्मी, ये क्या क्या बोल रही है? तो विशाल के पापा ने बोला कि स्वाति को लेकर मंदिर पर बैठो, जो इनके घर का मंदिर है ना वहाँ बैठो, दिया लगाओ ज़रा। ये एक तो देखिए ईश्वर को मानते ही हैं, और इनके जो पितृ हैं, इनका मतलब आर्टिकल में ऐसा पढ़ा है कि पितरों को
ये इतना ज़्यादा पूजते हैं कि जो भी काम करना होता है नया पुराना, एक बार उनसे कहकर सोते हैं। और इनके पितृ, कमाल की बात है, और इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं कि ऐसा होता होगा, इन पांचों में से किसी ना किसी के सपने में आकर एक रास्ता दिखाते हैं। इन्होंने दिया लगाया और माता पिता ने और बच्चों ने हाथ जोड़े अपने पितरों को याद किया और ये बोला पिता ने कि कोई भी आंख नहीं खोलेगा। इनके कमरे में एक अजीब से रोने की आवाज आनी शुरू हो गई। सभी लोग डर रहे हैं और ये आवाज रोती हुई जो है महिला इनके घर की नहीं है, ना तो ये स्वाति है ना स्वाति की मम्मा, लेकिन रो रही है, सुबक सुबक के रो रही है। विशाल राहुल स्वाति के पापा हैं। उन्होंने अपने पितरों को याद करके और अपने दादाजी को, क्योंकि इनके दादाजी इन चीज़ों में थे, पूजा, भक्ति, विद्या, समझ रहे हो ना, विद्या, उनका नाम लेकर कहा कि हमारे परिवार पर ये जो संकट है हमें नहीं समझ आता कि ये कैसे जाएगा। जो उन्होंने बताया ये बड़ी अजीब सी चीज़ थी। देखो, मैं जो आर्टिकल में हुआ या किसी ने जो कहानी भेजी, सिर्फ वैसे अपनी तरफ से चीज़ें प्लांट नहीं करता। इनको जो बताया वो बड़ी अजीब चीज़ थी। अजीब चीज़ में क्या था कि जो स्वाति ने अभी फ़िलहाल में जो भी कपड़े पहन रखे हैं, उन सभी कपड़ों को, जो आज का खाना है, जो प्लेटें रखी हैं, उन सभी से पहुँचने के बाद एक पैकेट में करके घर के बाहर रख देना। ठीक है, अपने घर की छत पर जाकर थोड़ी सी चीनी हर कोने में रखनी है। ये इनके जो पितृ है या इनके जो देव हैं, उन्होंने एक राह दिखाई। ये किसी भगत के पास नहीं गए, किसी मौलवी के पास नहीं गए, कोई टोटका उतारने वाले के पास नहीं गए। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर पितरों का हाथ है तो आप पर टोट के खेल नहीं पाएंगे। हाँ, हल्की फुल्की सी झलक आ जाएगी, लेकिन बाल भी नहीं बाका होता। और हाँ, ये होता है, 100% काम करते हैं। आप ईश्वर को बाद में मानो, पितरों को पहले पूजो। ये भी कहता हूँ आपसे। बहुत से लोग तो श्राद्ध ही नहीं करते, और श्राद्ध करेंगे तो बेमन से करेंगे। श्राद्ध का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है आपके आगे आने वाली लाइफ पे। खैर, होता क्या है कि जो इन्हें चीज़ बताई, और एक लाइन और भी है जो इन्हें स्वाति को बोला करने के लिए, वो मैं नहीं बोल सकता, बिल्कुल नहीं बोल सकता, क्योंकि वो 18 के और मतलब एल्गोरिथम के हिसाब से बहुत बाहर चली जाएगी चीज़। इन्होंने वो सब किया जो इन्हें हल्का फुल्का आइडिया लगा कि उन्होंने ऐसा कुछ बताया है। और ये सारे काम जो भी करेंगे वो स्वाति करेगी। आपको पता है, स्वाति जब बर्तन साफ कर रही थी, जो इसने पहले कपड़े पहन रखे थे, उनसे ये रसोई में अपनी दीदी से उनसे बात भी कर रही थी। उन्होंने बहुत कुछ बताया अपने बारे में, इस प्रॉपर्टी डीलर के बारे में और वहाँ काम करने वाले लोगों के बारे में। वो आदमी भला है, उसने कभी किसी का 1 रुपया नहीं रखा। जो मजदूरी होती थी वो देता था। उसने पता है 3 दिन तक कोशिश करी थी मलबा हटाए या मैं मिल जाऊं। न जाने मैं उन्हें लोगों को दिखी क्यों नहीं, किसी को भी नहीं। उसके बाद वहां फर्श डल गया, मकान बन गया। लेकिन मेरे साथ जो दिक्कतें हैं, मेरे लिए दोनों दरवाजे बंद। धरती पर मैं मर गई और ऊपर मुझे जगह नहीं मिल रही। मेरी किसी भी तरह से कोई भी क्रिया नहीं हुई थी। और ऐसी जगह पे स्वाति, मैं तेरे को एक बात बताऊं, आते जाते लोग ना उल्टी सीधी चीजें भी फेंक जाया करते हैं। मैं वहीं पर रहती थी, अभी तो फिलहाल मैं तेरे पास आई हूं। वहां बहुत से लोग किया कराया, किसी पर बाधा छोड़नी है, किसी का टोटका फेल हो गया, ऐसी चीजें मकान में छोड़ जाते थे, फेंक जाते थे। बराबर के कुछ मकान है, वो तो छत पर, टीन पर तुम देखना, कल जाकर तुम्हें पता चलेगा कितनी चीजें पड़ी है। आप ये सब क्या बोल रही हो? कल उस मकान पे वापस चलना, मैं तेरे साथ ही चलूंगी। दीदी, लेकिन मुझे आपको देख के डर लग रहा है। ये स्वाति जिसको देख रही है ना, क्लियर देख रही है। जो औरत है ना, उसके चेहरे पर एक तरफ ऐसा है जैसे ईंट पत्थर गिरा हो, और उसका वहां से दबा हुआ है चेहरा, खून निकलता हुआ सा दिख रहा है, और एक आंख है ही नहीं वहां पे, बस सिर्फ एक सर्कल था। स्वाति, मैं तेरे को कुछ परेशान नहीं करूंगी। पीछे ये जो तुम्हारे मेरे को देख रहे हैं ना, मैं इनसे नहीं भिड़ सकती। ये किन को बोल रही थी नहीं पता। अगले दिन सुबह सुबह पूरा परिवार प्रॉपर्टी डीलर के पास आया। उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, हमें हमारा किराया वापस दे देना। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन मकान के बारे में ये सब मत बोलो।
उन्होंने कहा अगर आपके मकान के छत पर जो आपने कमरा बना रखा है उसकी टीन पर अगर ये टोने टोटके का सामान नहीं हुआ तो मैं 2,000 की जगह 20,000 दूंगा और ये मकान को भी खरीदने की पूरी कोशिश करूंगा, और अगर हुआ तो इसने कहा कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है और मैं कह रहा हूं ऐसा कुछ नहीं हो सकता तो 2,000 के 10,000 मैं दूंगा। अब ये पूरा घर गया, छत पर आए। छत पर आने के बाद सीढ़ी लगाई गई। जब टीन के ऊपर देखा गया, ये जो प्रॉपर्टी डीलर है इसके भी हाथ पैर फूल गए। इसने इन सबके सामने हाथ जोड़ दिए कि जी मुझे इस चीज़ के बारे में सच में नहीं पता था। विशाल को राहुल ने कहा कि अब इनसे कहो ना कि बढ़ाकर पैसे दे दें। उसने डीलर ने अपनी जेब में हाथ डाला और पैसे निकालने ही वाला था, तभी विशाल बोलता है कि ये सब की ज़रूरत नहीं भाई साहब, आपने हमारी बात का यकीन करा, हमने आपकी, लेकिन आप जो इस मकान को किसी और का बताकर चल रहे हो ठीक नहीं है। आपको ये सब किसने बुलाया है? 2 लोगों ने बताया, एक तो डीलर ही है और दूसरी वो औरत जो यहां दबकर मरी है। हैं? जो दबकर मर गई वो आपको बता रही है? आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।